स्वागत है प्यारे बच्चों आपके अपने इस चैनल एआईबी फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम बीएससी 6 सेमेस्टर का एक इम्पॉर्टेंट यूनिट न्यूक्लियर फोर्स एंड रेडियो एक्टिव डीके के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमको ये देखना है कि ये न्यूक्लियस क्या है। प्यारे बच्चों, आप प्रीवियस सेमेस्टर्स में न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा है। आप जब एटॉमिक मॉडल पढ़ रहे होंगे उसमें एक एटॉमिक मॉडल आता है रदरफोर्ड का, और रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल से पहले रदरफोर्ड का एक एक्सपेरिमेंट आता है। उस एक्सपेरिमेंट से हमें न्यूक्लियस के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से मिलता है। तो सबसे पहले एक बार हम रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं ताकि न्यूक्लियस क्लियर हो जाए। प्यारे बच्चों, ये रदरफोर्ड का पूरा सेटअप था इनके एक्सपेरिमेंट का। रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट में एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया जो कि लेट सिल्ड में है ना। अब यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स को कंटिन्यूसली बाहर निकालते हैं। अल्फा पार्टिकल्स का मतलब प्यारे बच्चों ध्यान देना, अल्फा पार्टिकल्स का मतलब होता है न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, तो हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल दे तो हीलियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, इसी को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल्स। और ये हीलियम का क्या है, न्यूक्लियस। अब ये अल्फा पार्टिकल को हम गोल्ड फॉइल पे इंसिडेंट कराते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में गोल्ड फॉइल पे इंसिडेंट कराया जाता है और इसके चारों तरफ एक स्क्रीन लगा हुआ है। स्क्रीन, ये जो स्क्रीन है वो जिंक सल्फाइड का बना हुआ है। जिंक सल्फाइड के बनने से ये स्क्रीन फ्लोरोसेंट हो जाता है। फ्लोरोसेंट स्क्रीन का मतलब है कि यदि कोई चार्ज इस स्क्रीन पे आके इंसिडेंट करता है तो वहां पे चमक उत्पन्न होता है। ठीक, तो ये पूरा रदरफोर्ड का सेटअप था। अब इस एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने कुछ कंक्लूजन निकाले। उसमें एक कंक्लूजन ये था कि एटम का मैक्सिमम पार्ट खाली होता है, मैक्सिमम स्पेस खाली होता है, और एटम के सेंट्रल पार्ट पे एटम का टोटल मास और टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है। उसी सेंट्रल पार्ट को रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस बोला था। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का नाम दिया था। प्यारे बच्चों, ये चीज जो है प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा हुआ है। चलिए, अगर इसमें आपको लिखना हो तो आप क्या लिखोगे वो हम देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको इसमें लिखना है तो आप लिखोगे कि इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, आपका नोट्स भी साथ साथ बनवाते चल रहे हैं, आप नोट्स भी बनाते चलिए। जो जैसा हम लिख रहे हैं आप वैसे ही नोट्स बनाइए, ठीक है। खुद से बनाया हुआ नोट्स काफ़ी इंप्रेसिव होता है, तो प्रयास करिए कि आप साथ साथ नोट्स बनाएं। इन रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, it is found that the total mass and total positive charge of atom is concentrated at central part of atom, which is known as nucleus। तो प्यारे बच्चों, रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में ये पाया गया कि एटम का टोटल मास और टोटल पॉजिटिव चार्ज एटम के एक सेंट्रल पार्ट पे कंसंट्रेटेड होता है। उसी सेंट्रल पार्ट को हम न्यूक्लियस बोलते हैं। अब एक बात ये आता है कि हम कैसे बता देते हैं कि हमें कैसे पता कि सेंट्रल पार्ट पे टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, चूंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल, यहाँ आप देखिए अल्फा पार्टिकल जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, और ये पॉजिटिव चार्ज ये अल्फा पार्टिकल जब आगे बढ़ता है तो ये बाउंस बैक करता है। इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव चार्ज बैक हो रहा है या स्केटर्ड हो रहा है। इसका मतलब ये है कि सेंट्रल पार्ट पे टोटल पॉजिटिव चार्ज है जो कि इसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, रिपल्सन फोर्स लगा रहा है। तो ये जो स्कैटरिंग है अल्फा पार्टिकल, इसके बेस पे बोला गया कि सेंट्रल कोर पे एटम का टोटल पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ड्रॉ करें तो न्यूक्लियस,
टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड टोटल मास ऑफ एटम, ये ऑर्बिट्स। रदरफोर्ड ने ये भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है इसके अराउंड जो है मूव करता है। ये न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि देयर आर टू पार्टिकल्स एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। कौन कौन है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइनली हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियंस। प्यारे बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइनली हम बोलते हैं न्यूक्लियंस। अब अगर हम साइज की बात करें तो दोनों के साइज में काफी डिफरेंस है। न्यूक्लियस का साइज बहुत स्मॉल होता है एज कंपेयर टू एटम। देखो एटम एज अ, अगर आप रूम माने, अपने रूम को अगर एटम मान लेते हैं, तो जो सुई सुई नीडल जो होता है उसका जो टिप होता है, वो टिप, नोक, वो न्यूक्लियस जैसा होगा। तो आप सोच सकते हो कि एटम कितना बड़ा होता है कंपैरिजन टू न्यूक्लियस। साइज की बात करें तो साइज ऑफ न्यूक्लियस is about 1.3 into 10 to the power minus 15 meter, which is smaller than the size of atom। और एटम की साइज जो है ऑलमोस्ट 10 पे पावर माइनस 10 मीटर के इक्वल होता है। इसको आप नोट में लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये देखेंगे कि न्यूक्लियस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि हम लिखते हैं ऐसे x, यहाँ a, और इसके नीचे लगाते हैं z। हम यहीं पे सारे नोटेशन का मीनिंग बता देते हैं। z को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। जो भी एटॉमिक नंबर है उसको हम नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बोल सकते हैं। ए को बोलते हैं मास नंबर, मास नंबर। और यहाँ जो x है ये एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट। आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। एग्जाम्पल में हम अगर सोडियम लें, सोडियम लिखते हैं 1123। तो 11 क्या है? 11 है Z। इसमें Z कितना है? 11। 11 Z होने का मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं सोडियम में? 11 नंबर ऑफ प्रोटॉन। अच्छा, ए कितना है? 23। इसको बोलते हैं मास नंबर, मास नंबर। और सोडियम है। यहाँ पे एक चीज और आता है कि न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन्स होते हैं A माइनस जेड। मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिलता है। तो मास नंबर है 23 और एटॉमिक नंबर है 11। आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 12। तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 12। और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 11। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12, नंबर ऑफ प्रोटॉन 11। प्यारे बच्चों, यहाँ तक किसी कोई समस्या नहीं होगी। अब हम चलते हैं आगे कि अगर हम बात करें, नोट करके ही लिख लेते हैं इसको भी, कि क्या ये न्यूक्लियंस स्पिन करते हैं, अपने ही एक्सिस पे स्पिन करते हैं कि नहीं करते हैं। तो देखिए न्यूक्लियंस जो भी है, न्यूक्लियंस मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये स्पिन करते हैं, इन अपने ही एक्सिस पे ये
स्पिन मोशन भी दिखाते हैं, और इनका जो स्पिन होता है वो हाफ होता है। तो आप लिख सकते हैं न्यूक्लियंस आर हाफ स्पिन पार्टिकल like electron nucleons the nucleons also possess the angular momentum and corresponding magnetic moment। करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक मोमेंट। प्यारे बच्चों, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, ये न्यूक्लियस और ये ऑर्बिट्स, इसमें इलेक्ट्रॉन अगर घूमता है तो इलेक्ट्रॉन के पास दो तरह के मोशन होते हैं। एक होता है ऑर्बिटल मोशन, जो ये घूम रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, और इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के अबाउट स्पिन भी करता है, तो इसके पास एक स्पिन मोशन भी है। तो इस दोनों मोशन की वजह से इसके पास एंगुलर मोमेंटम भी आता है। तो दो तरह के इसके पास एंगुलर मोमेंटम होता है, एक होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और एक होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। इलेक्ट्रॉन के जैसे ही न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं, जैसे प्रोटॉन है, तो ये भी ऑर्बिटल मोशन दिखाता है, और प्रोटॉन अपने ही एक्सिस के अबाउट स्पिन मोशन भी दिखाता है, अपने एक्सिस के अबाउट स्पिन मोशन। जैसे ये प्रोटॉन है, तो ये प्रोटॉन अपने एक्सिस के अबाउट स्पिन मोशन भी दिखाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे इलेक्ट्रॉन के पास ऑर्बिटल और स्पिन मोशन है, या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, वैसे ही न्यूक्लियंस के पास भी स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन होता है, जिसकी वजह से उसके पास ऑर्बिटल या स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होता है। करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स भी पाए जाते हैं। अब इसके बाद से हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस। प्यारे बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस में पहला प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। पहला प्रॉपर्टीज है न्यूक्लियस चार्ज। न्यूक्लियस चार्ज, तो हमें पता है कि न्यूक्लियस में दो पार्टिकल पाए जाते हैं, दो ही तरह के पार्टिकल पाए जाते हैं, एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, आपको पता है कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है। तो आप इसमें लिखोगे क्या कि इन न्यूक्लियस न्यूट्रॉन्स एंड protons are present. Neutrons and protons are present. Neutrons are neutral. Neutrons are neutral. Or neutrals, neutral, and protons have positive charge. So the nucleus become पॉजिटिव। न्यूक्लियस कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं द टोटल चार्ज ऑन न्यूक्लियस Q बराबर
ZE, चूंकि हाँ प्लस ZE। अभी जो हम क्वांटाइजेशन, हमको पता है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो होता है Q इजकल टू होता है NE, जहाँ N की वैल्यू प्लस माइनस में भी होती है, और N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। तो यहाँ पे जो Z है, चूंकि न्यूक्लियस की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं, तो Z क्या बता रहा है यहाँ पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्यारे बच्चों, और E जो है वो बता रहा है चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन, और ये होता कितना है प्लस 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है मास ऑफ न्यूक्लियस। मास ऑफ न्यूक्लियस, देखिए मास ऑफ न्यूक्लियस में से द सम ऑफ masses of nucleons gives mass of न्यूक्लियस। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम मान लें कि इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन MP मास ऑफ वन प्रोटॉन MN मास ऑफ वन न्यूट्रॉन, और A मास नंबर, ये क्या है मास नंबर। तो टोटल मास जो होगा न्यूक्लियस का, उसको हम लिखेंगे क्या, टोटल मास M बराबर, ये हो जाएगा Z MP प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे A माइनस Z, और मास ऑफ न्यूट्रॉन। क्या हमने किया, एक प्रोटॉन का मास है ये, जितने प्रोटॉन हैं उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल प्रोटॉन का मास, प्लस ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, जितने न्यूट्रॉन्स होंगे उसमें एक न्यूट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल न्यूट्रॉन का मास, और सबको जोड़ लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, न्यूक्लियस का मास मिल जाएगा। ये है मास ऑफ न्यूक्लियस। प्यारे बच्चों यहां तक कोई समस्या नहीं होगा। चलिए अगले प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो मास होता है न्यूक्लियस का, वो हम एक स्पेशल तरीके से कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस बहुत छोटा है, उसको हम किसी तराजू से मेजर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टार बना के एक पॉइंट जरूर लिख लीजिएगा कि द मास ऑफ न्यूक्लियस इज डिटरमाइंड बाय न्यूक्लियर मास स्पेक्ट्रोग्राफ। न्यूक्लियर मास स्पेक्ट्रोग्राफ ये मेजर क्या करता है, इट विच मेजर्स E/M रेशियो, जो E/M रेशियो को मेजर करता है। अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। अगली प्रॉपर्टी है न्यूक्लियर साइज। न्यूक्लियस का साइज हम कैसे डिटरमाइन करेंगे वो हम देख लेते हैं। प्यारे बच्चों जो न्यूक्लियस का शेप है, इसको हमने एज्यूम किया है कि, या आप बोल सकते हैं कि न्यूक्लियर फिजिक्स में ये एज्यूम किया गया है कि जो न्यूक्लियस का साइज है वो स्फेरिकल है, और इसी पे एक मॉडल भी है जिससे हमें ये न्यूक्लियस का शेप पता चलता है, जिसको बोलते हैं लिक्विड ड्रॉप मॉडल। तो हम यहाँ पे मानेंगे कि जो न्यूक्लियस का शेप है वो स्फेरिकल है, और फिजिक्स द शेप ऑफ न्यूक्लियस
nucleus is assumed to be spherical। प्यारे बच्चों, अगर स्फेरिकल है तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। प्यारे बच्चों, अगर मास नंबर, जैसे ये न्यूक्लियस है, इसमें मान लीजिए ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, तो ये शेप है। अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन, मान लो इसमें मास नंबर ए है, मास नंबर ए जो है 10 है, अगर मास नंबर ए को अगर हम 20 कर देंगे तो इसमें न्यूक्लियस बढ़ेंगे, और जाहिर सी बात, जब न्यूक्लियस बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस का साइज भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस चूंकि स्फेरिकल है तो 4/3 पाई आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। अगर आर जो है स्फेरिकल शेप, या आर जो है रेडियस है न्यूक्लियस का, तो 4/3 पाई आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए मास नंबर। यहाँ पे आप ये 4/3 पाई कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी में चला जाएगा, तो आर क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू को इधर भेजेंगे तो ये 1/3 आ जाएगा, ए पे पावर 1/3 हो जाएगा, जब क्यू जो है दूसरे साइड में जाएगा। तो अब यहाँ प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है आर नॉट, ए पे पावर 1/3। दिस इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। अब जो रेडियस है न्यूक्लियस का वो डिपेंड करता है मास नंबर पे। मास नंबर अगर ज़्यादा है किसी न्यूक्लियस का तो उसका रेडियस भी बड़ा होगा, मास नंबर अगर कम है तो उसका रेडियस भी कम होगा। अब यहाँ पे जो आर नॉट है, वेयर आर नॉट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू होती है ये इंपॉर्टेंट है, वैल्यू इसका इंपॉर्टेंट है, ये होती है 1.3 × 10⁻⁻15 मीटर, या आर नॉट इक्वल टू 1.3 फर्मी। प्यारे बच्चों, 1 फर्मी में 10⁻⁻15 मीटर होता है, तो आप इसको फर्मी भी लिख सकते हैं। इस पे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ एल्युमिनियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 27, टू द कॉपर, इसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 64। तो प्यारे बच्चों, अब इसको सॉल्व जब करेंगे, रेशियो हमें निकालना है, तो वी नो दैट R is equal to R naught A पे पावर 1/3 फॉर एल्युमिनियम 27, मतलब इसमें A की वैल्यू कितनी है 27, देयरफॉर R is equal to R naught 27 पे पावर 1/3। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। आप सॉल्व करोगे तो R naught 27 को आप लिख सकते हो 3 पे पावर 3 और टोटल का पावर 1/3। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बस केवल 3 बचेगा, तो ये हो जाएगा 3R naught। ये किसके लिए? एल्युमिनियम के लिए। तो ये रेडियस हो गया एल्युमिनियम का। ऐसे ही अगर हम देखें फॉर कॉपर 64, तो इसमें ए की वैल्यू कितनी है 64। नाउ आर कॉपर के लिए आर नॉट 64 पे पावर 1/3, तो आर नॉट 64 को आप क्या लिख सकते हो 4 पे पावर 3 और टोटल पे पावर 1/3। प्यारे बच्चों, यहाँ से आर कॉपर इज इक्वल टू आर नॉट और इंटू 4, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आर कॉपर इज इक्वल टू हो जाएगा 4R नॉट। इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन अगर 2 मान लें, तो इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2, तो ये हो जाएगा आर एल्युमिनियम अपॉन आर कॉपर इज इक्वल टू
3r0 अपॉन 4r0। r0 से r0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r एल्यूमिनियम अपॉन r कॉपर इक्वल टू 3/4। यही हमसे पूछा था कि दोनों के रेडियस का रेशियो बताइए। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।